कलेक्शन दो टाइप का होता है, जो डेटा कलेक्शन होता है ना, इट इज टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन क्या होता है, जो आप खुद कलेक्ट करते हो, जो आप एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट करते हो, जो आप इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट करते हो, या फिर मतलब जो आपने किया है, जो आपने किया है, जो आप परफॉर्म, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आप किसी रिजल्ट को रीच कर रहे हो, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। देन नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा होता है किसी और ने कलेक्ट किया हो, जो सेकेंडरी डेटा होती है वो कोई और कलेक्ट करता है, हम बस उसको मतलब इवन समटाइम्स हम उसको क्रॉस वेरीफाई भी नहीं करते, वी जस्ट यूज दैट डेटा, और तभी उस डेटा को हम एज अ रेफरेंस मेंशन करते हैं अपने पेपर्स में। जब भी आप कोई रिपोर्ट रेडी कर रहे हो या फिर आप कोई जर्नल रेडी कर रहे हो, तो जब आप सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं तो हम उस सेकेंडरी डेटा के पास मेंशन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में कि यस, जैसे आप जब भी कोई डेटा यूज करते हो ना सेकेंडरी डेटा, तो आप यहाँ मेंशन करते हो 1 नंबर, और फिर इस जो 1 नंबर है अपने रेफरेंस वाले लास्ट में, अपने आर्टिकल के लास्ट में, रेफरेंस कंटेंट के अंदर, टॉपिक के अंदर आप 1 के पास मेंशन करते हो कि इस लिंक से, इस जर्नल से, इस वेबसाइट से इस डेटा को एक्सट्रैक्ट किया गया है या फिर हमने इसको लिया है। तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। और प्राइमरी में हम क्या करते हैं सॉरी प्राइमरी में हम क्या करते हैं, 2 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप कि हम सारी सेकेंडरी डेटा को ले, सबसे क्या है, हम सारी सेकेंडरी डेटा को पिक कर ले, और फिर हम उस सेकेंडरी डेटा से कुछ ऐसे कंक्लूजन को फाइंड आउट करें, कुछ भी रैंडम कंक्लूजन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, कि व्हाटएवर जो भी आपके रिसर्च रिक्वायरमेंट्स है, उसको यदि हम कुछ कंक्लूड करते हैं, कोई नया डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सेकेंडरी डेटा, तो दैट मे बिकम योर प्राइमरी डेटा, या फिर आपने कोई एक्सपेरिमेंट आपको सर्वे किया हो, तो दैट विल आल्सो अ पार्ट ऑफ योर प्राइमरी डेटा। अब मुझे बताओ, ओके फर्स्ट लेट्स डिस्कस, आई थिंक वी हैव ओके डन। क्या फायदा क्या है सेकेंडरी डेटा का? एनीवन प्लीज? मैम इट इज इजीली अवेलेबल एंड इट इज मैम रिफाइंड डेटा। करेक्ट। जब भी हम सेकेंडरी डेटा को हम यूज कर रहे हैं, तो इट इज ऑब्वियस है वो इजीली अवेलेबल है, वहां पे हमारा टाइम बच जा रहा है, वहां पे हमारे पैसे बच जा रहे हैं। मतलब जहां प्राइमरी डेटा को, सेम डेटा को कलेक्ट करने चले गए, तो दैट विल टेक 2 or 3 months मे बी, एंड मे बी मोर देन दैट ऑल्सो, बट यदि आपने सेकेंडरी डेटा एक्सट्रैक्ट किया तो वो विद इन अ मिनट आपको बस गूगल पे सर्च करके एक्सट्रैक्ट करना है, तो within a minute or within an hour you can extract the secondary data. तो बेसिक एडवांटेजेस है, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए आपको सेकेंडरी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो तो प्रॉपर्ली प्लान्ड है, रिटन है कहीं पर। तो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा। यस, इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं सेकेंडरी डेटा के साथ? एनीवन प्लीज? It may not be of the same objective for which we are working. Or correct. The data may contain more information or less information, basically. Correct. The first one we have. Yes. और कोई भी कहना चाहेगा क्या? आंसर प्लीज देना चाहेगा तो बताएं. ओके, तो हमारे पास मैम एक्यूरेसी का भी मतलब चेंज हो सकता है. करेक्ट, एकदम एक्यूरेसी के भी आ सकते है। और यदि एक्यूरेसी हम मतलब सिचुएशन मान लो कि हमने एक्यूरेसी को मान, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो सेकेंडरी डेटा कलेक्ट हुआ है वो किस यूनिट को, किस टाइम फ्रेम को, किस एलिमेंट पे परफॉर्म हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए उन्होंने ईयर मेंशन नहीं किया है, उन्होंने
एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ कि उन्होंने हेड काउंट लिया है, हेड मतलब ह्यूमन काउंट लिया है, और उन्होंने ईयर मेंशन नहीं किया, उन्होंने जनरलाइज के टर्म में दे दिया। या फिर एक एग्जाम्पल के लिए सोचो कि जो डेटा है हमारे पास सेकेंडरी डेटा, वो ऐसा है 10 to 15, 15 to 20 years, 20 to 25 years. But for our research purpose, we need 8 to 12, 12 to 16, 16 to 21. समझा? मतलब यदि वो यूनिट है, जो मेजरमेंट यूनिट है, जो फ्रेम सैंपल साइज का जो डिजाइन किया हुआ है, ये यदि सेम नहीं हुआ तो सेकेंडरी डेटा को में एरर हमारे पास आ सकती है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ऑब्वियस है, एक्यूरेसी भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि पहले होता था किसने कलेक्ट किया है, कैसे डेटा कलेक्ट किया है, ये डिपेंड करता है। हो सकता है कि इंसान फोन पे बैठे बैठे आराम से डेटा कलेक्ट कर रहा हो, तो इट मे पॉसिबल कि उसमें कोई एरर्स हो। या फिर देयर इज अ टर्म रीसेंसी। रीसेंसी जो हम सेकेंडरी डेटा के डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो देयर इज अ टर्म रीसेंसी। रीसेंसी कहने का क्या मतलब है, एनीवन? ओके, रीसेंसी इज टाइम, हाउ ओल्ड वाज द इंफॉर्मेशन। जब भी हम आपको रिसर्च पेपर के लिए बोलते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं क्या, पिछले लास्ट 5 ईयर का पेपर सिलेक्ट करो, लास्ट 5 ईयर का पेपर सिलेक्ट करो। और जब हम डिजाइन रेफरेंसेस के लिए आपको बोलते हैं तो व्हाट वी सेड, लास्ट 3 इयर्स का पेपर सिलेक्ट करो, लास्ट 3 इयर्स का पेपर सिलेक्ट करो। देखो, आपको पढ़ने हैं पुराने पेपर्स, आपको पढ़ने हैं पुराने पेपर टू एक्सट्रैक्ट योर डेटा, बट जो आपको लेटेस्ट डेटा को रेफर करना है, लेटेस्ट डिजाइन को रेफर करना है, अपने डिजाइन से किसी चीज को कंपेयर करना है टू प्रूव कि आपका डिजाइन यूनिक है, टू प्रूव कि आपका डिजाइन बेस्ट है, तो यू हैव टू रेफर लास्ट 3 इयर्स डिजाइन ओनली। यदि आपने कोई कुछ भी आपने डिजाइन किया है, कोई आपने मेथड डिजाइन किया है जो ऑप्टिमाइज कर रहा है किसी सिस्टम को, तो आपको उस मेथड को अपने लास्ट 3 इयर्स के पब्लिश्ड पेपर के साथ कंपेयर करना है। जितने भी रिसर्च जर्नल्स पब्लिश्ड हुए, ओनली लास्ट 3 इयर्स। अब ऐसा नहीं हो कि आपने उसको कैसे कंपेयर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप 2022 में है और आपने आपने कोई डिजाइन कोई मेथड डिजाइन किया है इन दिस सेम ईयर ओनली 2022 में, और आपने उसको अच्छा मतलब नोबल प्रूफ करने के लिए आपने कौन सा ईयर कंपेयर किया है, 2010 से 2010 से लेकर 2015 तक का डेटा वो किया है, तो आपको उसमें एरर्स आएंगे। लेट मी मेंशन, जैसे कि आपने डिजाइन किया है, कहाँ है मेरा पेन, यस, आपने 2022 में कोई डिजाइन किया है, कोई भी डिजाइन, और आपने इसको अच्छा प्रूफ करने के लिए, आपने यूनिक प्रूफ करने के लिए आपने इसको कंपेयर शो करते हैं अपन कि भाई अपना डिजाइन ऑप्टिमाइज है, अपना डिजाइन जो रिसर्च करंट जर्नल्स करंट पब्लिश्ड मेथड से उनसे बेटर है। तो उसके लिए मैंने क्या लिया, उसके लिए मैंने 2010 एंड 2015 का पेपर्स कंपेयर किया। तो इज इट अ गुड वे, एनीवन? नहीं, क्योंकि आपने लेटेस्ट तो कंसिडर नहीं किया। करेक्ट, तो आपने लेटेस्ट तो कंसिडर नहीं किया, तो यू शुड कंपेयर दैट योर रिजल्ट विद 2019 एंड इवन 2022। यदि आपने दिसंबर में किया है तो 2022 में भी आपके पास बहुत सारे जर्नल्स और पेपर होंगे, तो आपको मैक्सिमम, मिनिमम के मतलब कह लो या फिर मैक्सिमम कह लो, इन लेटेस्ट जर्नल्स के साथ कंपैरिजन शो करना चाहिए। That terms is also represented as recency. Recency is how old the reference data is. तो secondary data के साथ ये basics जो है, ये definition lie करते, disadvantages lie होते हैं, but yes कुछ advantages भी हैं obvious है, जो हमारे पास टाइम एंड मनी बहुत सारी सेव करते हैं। ऑब्वियस है, जो चीज है, जो मेथड्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डिजाइन्स हो गए हैं, तो ऑब्वियस इट लीड्स टू लॉट्स ऑफ हेल्प इन आवर डिजाइन, तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बट यस, जब आप डेटा सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हो तो यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस सो दैट कि उसमें एरर ना हो। अब आया प्राइमरी डेटा कलेक्शन। जो आप प्राइमरीली आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसमें आपको फर्स्टली 2 टाइप के डेटा कलेक्शन मेथड्स हैं जो हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। जस्ट लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन।
प्राइमरी डेटा, जिसको हम रॉ डेटा भी कहते हैं, is a type of information that is obtained directly from the first hand. जो आप हो, जो आप डिजाइन कर रहे हो, you are the only person. First hand source through experiments or surveys or observation. किसी by any means हो सकता है, but yes, you are the only person, you are the first hand person जो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करता है, and that data may refer as raw data. तो इनको कलेक्शन, डेटा कलेक्शन का, प्राइमरी डेटा कलेक्शन का, we have two types of method. The first one is quantitative and the second is qualitative. Quantitative का कहने का क्या मतलब है? Anyone, please? Where numbers are involved. Correct. And the information which is collected is very objective in nature. Correct. तो हमारे पास दो टाइप के हैं, quantitative and qualitative. Quantitative मैम इट इज मेजरेबल, मतलब हाँ, correct. मैम इट इज मेजरेबल आल्सो. करेक्ट, यू आर करेक्ट. ऐसे ना सारे आंसर्स करेक्ट हैं. तो ये सारे जो डेटा होते हैं, जो मेजरेबल होते हैं, जो नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, इसमें हम मीन, मोड, एवरेज, मीडियन ये सब फाइंड आउट करते हैं. दैट बिलोंग्स टू क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स. जहां पे हम क्वालिटेटिव क्या है, अब ये बताओ. मैम इट इज द क्वालिटी ऑफ, मतलब मैम इट इज द डेटा ऑफ क्वालिटी, मतलब जैसे कि आपका इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, और जहाँ पे इसको हम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नंबर्स मतलब नहीं कर पाएंगे, मतलब ये मेजरेबल नहीं रहेगा. करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है. मतलब इसको हम लोग यदि मेजर भी करते हैं तो विथ रेफरेंस हम उसको मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स के टर्म में हम उनको रेफर नहीं कर सकते हैं. ऑब्वियस है. जैसे कि अपन मेंशन करते हैं ना कि आप अपना, फॉर एग्जांपल आपने कोई रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, तो रेस्टोरेंट वाला के पूछते हैं आप हमारे फूड को क्या रेट करोगे. तो इट इज अ इमोशन, बट यस यू हैव अ टाइम स्केल, तो आप उसमें रेटिंग कर सकते हो. तो दैट बिलोंग्स टू योर क्वालिटेटिव डेटा, जहां पे आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चन सेशन के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो. दैट विल बी अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव डेटा. जहां जिस भी डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इंक्लूड्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एनी काइंड ऑफ. और वो जो क्वेश्चन आंसर ना, वो क्लोज एंड है क्वेश्चंस. क्लोज एंड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, कोई मुझे बताएगा क्या? The questions where we have specific answers. करेक्ट. और कोई कुछ कहना चाह रहा था? मैम नो फर्दर क्वेश्चंस. करेक्ट. क्लोज एंड क्वेश्चंस होते हैं लाइक कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है लाइक मेंशन है, एग्जैक्टली मेंशन है, व्हाट्स योर नेम है, इट्स अ क्लोज एंड क्वेश्चन. या फिर वुड यू रिकमेंड आवर सर्विस, या फिर कोई बेसिक क्वेश्चन है जहां पे आंसर हो इधर यस और नो, या फिर स्पेसिफिक हो कि दिस इज द नंबर, एग्जैक्ट डेटा. और यदि हम ओपन एंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं? Where the subject has the freedom to express himself or herself. करेक्ट. जहां पे एक इन्वॉल्वमेंट होती है, एक सब्जेक्टिव आंसर्स होता है, एक ऑब्जेक्टिव आंसर्स की जगह नहीं होता, एक सब्जेक्टिव आंसर होता है, जहां पे एक पूरा पैराग्राफ हो आंसर्स के लिए. दैट मे अ पार्ट ऑफ अ ओपन एंड क्वेश्चन. कोई एग्जाम्पल? जहां पे हाउ क्वेश्चन हो, जहां पे व्हाई क्वेश्चन हो, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ ओपन एंड क्वेश्चन. जैसे आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो वहां जहां पे आपने हाउ के टर्म में क्वेश्चन किया हो या फिर व्हाई के टर्म पे क्वेश्चन किया हो, तो इस तरह के क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ योर क्लोज एंड ओपन एंड क्वेश्चन. सॉरी. तो बेसिक है क्वेश्चन, आपको कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. तो दिस आर द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन. यदि हम क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन करते हैं तो विल हैव अ एंड क्वेश्चंस, क्लोज एंड क्वेश्चंस.
यदि हम क्वालिटेटिव डेटा के बारे में बात करते हैं तो वी डू हैव अ ओपन एंड क्वेश्चन इन एंड क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो क्लोज एंड क्वेश्चन होते हैं उनमें हमारे पास यदि डेटा के टर्म में हो तो हम वहां पे मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई डिफरेंट टाइप का क्वालिटेटिव डेटा मेथड्स लगा सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, टू रिप्रेजेंट द डेटा, टू एक्सट्रैक्ट द रिजल्ट। तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है। क्वांटिटेटिव डेटा में हमारा टाइम बच जाता है, बट जब क्वालिटेटिव डेटा होता है ऑब्वियस है इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता है, इसमें आपको टाइम लगते हैं, आपको यू हैव टू स्पेंड मनी एंड टाइम बोथ। तो इसमें इसके ऑब्वियस है क्वालिटेटिव डेटा यदि कलेक्शन मेथड्स है तो आप इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन मतलब वे में आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट वन इज इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू। इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू या तो फोन पे इंटरव्यू कर लो, या तो इंसान के पास पहुंच जाओ, या तो इंसान को अपने पास बुला लो। तो इंटरव्यू के बेस में आप क्वेश्चन कर सकते हो। द नेक्स्ट वन वी हैव क्वेश्चनर। क्वेश्चनर भी काइंड ऑफ इंटरव्यू ही है, बट दीज आर काइंड ऑफ गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म क्वेश्चंस आते हैं ना आपके, जब भी आप कोई सेमिनार या फिर कुछ भी आप अटेंड करते हो, यू डू हैव अ गूगल फॉर्म्स क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन डिफाइंड होता है, मतलब सामने रियल टाइम में आपसे इंटरव्यू नहीं किया जाता है, एक रिटन फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन है, पेपर्स मिल जाते हैं, या आप मॉल्स वगैरह में जाते हो तो फॉर्म आपको दिखता है जिसमें आप फोन नंबर्स, नेम मेंशन करते हो, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हो। तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ क्वेश्चनर मेथड, जहां पे आप फॉर्म फिल करते हो बाय एनी मींस, बाय ई मींस मतलब इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। नेक्स्ट यू हैव ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें आप ऑब्जर्व करते हो डेटा को किसी भी तरीके से, बाय एनी मींस लाइक डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। आप डेटा को कोई एग्जांपल बताओ ऑब्जर्वेशन मेथड का। Ma'am, I can give an example, but from a psychological background. That's fine. That's completely fine. Tell me now. In observation method, let's say if we want to see children from 5 to 6 years old, when they play, we want to see like while playing how many times do they fight or indulge in a fighting behavior. So in this, the psychologist and the group, they can just go to a playground where the children are playing, and they can observe their behavior, and in a time span of like 1 hour or 2 hours, जैसा भी उन लोग का डिजाइन है उसमें they can see like how many times the children they do indulge in fighting behavior. Correct. So the main subject doesn't know that they are the part of the research. Correct. वो भी उस पे भी हम लोग पहुंचेंगे अभी। अब देखो, yes, I think she have answered each and every types of observation method. Thank you for that. तो उसने क्या किया, बच्चों को सिलेक्ट किया, बच्चों को नंबर ऑफ फाइट्स चेक करना था कि वो फॉर एग्जांपल 1 आवर में वो जो बच्चे हैं, एक किसी पर्टिकुलर बच्चों को लेट्स बी सेलेक्ट कि उसको कितनी बार वो किसी के साथ झगड़ा कर रहा है। तो यदि आपने नंबर ऑफ फाइट्स आपको फाइंड आउट करना है, व्हेन यू नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फाइट्स कि वो 1 आवर में, लेट्स मेंशन इन 1 आवर, उन्होंने कितने झगड़े किए। तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ क्या, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ structured observation. That is a part of structured observation. ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर्ड हुआ। अब यदि उसने, हमें ये चेक करना हो कि उसने 1 आवर में उसका बिहेवियर जो है, उसका जो एटीट्यूड है वो कैसा है with respect to others children, so that will be a part of unstructured observation. I hope ये फंडा क्लियर हुआ हो। मतलब जो नंबर ऑफ फाइट्स हमें काउंट करनी है, हमें पता है हमें एग्जैक्टली क्या ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर्ड है, डिफाइंड है, बट वहां पे हर बच्चों के मतलब जो उसके रिस्पेक्ट में अदर्स का हमें यदि एटीट्यूड फाइंड आउट करना हो कि उनका कैसा एटीट्यूड है, उनका बिहेवियर कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स चिल्ड्रन, वो एक नॉन स्ट्रक्चर्ड का पार्ट है, या फिर आप कह सकते हो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मेथड का पार्ट है। इज इट क्लियर?
हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई उनका बिहेवियर कैसा है, ऑन विच बेसिस वी कैन फाइंड आउट. इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम. ओके. Yes, ma'am. सिमिलरली हमारे पास ऑब्जर्वेशन के अंदर ही हमारे पास वी डू हैव टू टाइप्स ऑफ वन मोर टाइप, डिसगाइज्ड एंड अनडिसगाइज्ड. अनडिसगाइज्ड. अब डिसगाइज्ड एंड अनडिसगाइज्ड का क्या है? डिसगाइज्ड में क्या है, जो रिस्पोंडेंट है जिसने बताया बच्चों को मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूं उसको पता ही नहीं है कि वो ऑब्जर्वेशन के अंदर है. दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डिसगाइज्ड ऑब्जर्वेशन. जिस बच्चे को मैं ऑब्जर्व कर रही हूं वो ऑब्जर्वेशन में है. रिस्पोंडेंट को मालूम ही नहीं है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है. वो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डिसगाइज्ड ऑब्जर्वेशन. और जिस बच्चे को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको मालूम है कि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ नॉन डिसगाइज्ड, या फिर इसको हम अनडिसगाइज्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं. यदि जो भी रिस्पोंडेंट है या फिर जो ऑब्जर्वेशन जिस पे परफॉर्म कर रहे हैं, जिस सैंपल पे परफॉर्म कर रहे हैं, जिस एलिमेंट पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो उनको पता है कि हाँ भाई मुझ पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है, दे आर वेल अवेयर ऑफ द ऑब्जर्वेशन प्रोसेस, तो उनको हम कहते हैं अनडिसगाइज्ड ऑब्जर्वेशन या फिर नॉन डिसगाइज्ड ऑब्जर्वेशन. द नेक्स्ट वी हैव इन दिस ओनली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. Direct and indirect observation. I hope it's same. जैसा नेम रिजेंबल कर रहा है, सेम फेनोमेना भी है. यदि हमने जो ऑब्जर्वेशन करना है वो हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको फाइट्स चेक करना है, सॉरी, यदि आपको नंबर ऑफ फाइट चेक करना है और आपने नंबर ऑफ फाइट्स को ही आप ऑब्जर्व कर रहे हो. ओके, लेट मी ऐड सम ब्लैंक स्लाइड इन इट. करेक्ट. We are going to the observation method only. Observation method. Observation method में हमने the first one we have covered. कौन सा किया हमने, बताओ प्लीज. Structured and unstructured. Thank you. Structured and unstructured, या फिर कई बार ये नॉन स्ट्रक्चर्ड भी लिखा है, both are correct. Unstructured observation. The second one we have disguised and undisguised observation. Third one we have direct. I just missed the C part. C letter कहाँ गया? Direct and indirect observation. And the fourth part is human mechanical ना, correct, mechanical observation. हमने ये दोनों डिस्कस कर लिया. वी हैव अ डायरेक्ट, मतलब हमें पता है यदि हम नंबर ऑफ फाइट चेक कर रहे हैं तो फाइट इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन. हमने फाइट नंबर ऑफ फाइट को काउंट करके वो जो ऑब्जर्वेशन है उसको कंक्लूड कर लिया है, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. यदि हमें बिहेवियर चेक करना है, मतलब इनडायरेक्टली किसी और चीज को ऑब्जर्व करके हमें कुछ और चीज को एक्सट्रैक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो कि और कोई तरीका, हाँ, हमें ये चेक करना है वो बच्चे जब 1 घंटे खेल रहे हैं तो उन्होंने कितना बॉटल पानी पिया है, तो या तो हम डायरेक्ट उसके बॉटल को चेक कर ले, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. यदि हमने
ये चेक किया कि उनको जो सप्लाई हो रही है वहां पे कितना कंजम्पशन हुआ है, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. मैम प्लीज रिपीट दिस. करेक्ट. जैसे आपने मतलब आपने जो डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो वो यदि आप डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. यदि आपने किसी और चीज को करेक्ट करके मतलब किसी और चीज को ऑब्जर्व करके उससे अपने रिक्वायर्ड डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है इनडायरेक्टली, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट. अब एग्जाम्पल के लिए क्या लिया मैंने, सपोज करो ये स्टॉक है, वाटर बॉटल का स्टॉक है और सबके पास जो 5 बच्चे हैं, सॉरी ABCD 4 बच्चे कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास 4 ही के लिए स्पेस था. तो हमें चेक करना है कि ये D बच्चे ने कितना बॉटल्स पिया पानी. तो या तो हम D के पास जाएं और उसके बैग से देखें कि वो उसने कितना बॉटल पिया है, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. और या फिर हम स्टॉक में जाके देखें कि डी वाले स्लॉट से कितना बॉटल खाली हुआ है, देन वी कैन कंक्लूड कि उस डी ने कितना पानी पिया है. ये फंडा अभी क्लियर हुआ? Yes, ma'am. So that is a part of indirect Yes, ma'am. observation. The next one we have human Excuse me, and ma'am. yes, tell me. Ma'am, if we are observing the fighting behavior and we are going on ground and checking it, is the direct observation. It's a direct observation. Yes. And if we want to know the fighting behavior and we go to the parents and ask them how many times do their children do indulge in fighting behavior, will be indirect. Correct. Like, is it Correct. Yes, it's a correct. Done. But Yes, ma'am. everyone, yes. The next one we have a human mechanical observation. When you do a observation by a human thing, by your means, by any means, where human is involved, then that is a part of human observation. That is a part of human observation. Or in other case, like when we use a camera or something, spy camera especially, जहाँ पे आप इन्वॉल्व नहीं हो, जहाँ पे ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, वो आप उस पे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हो, बाय स्पाई कैमरा, बाय एनी मीन्स कोई मैकेनिकल डिवाइस यूज हो रहा है फॉर द ऑब्जर्वेशन पर्पस, या फिर सीसीटीवी कैमरा है, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन. आई होप इट्स क्लियर एवरीवन. करेक्ट? Yes, ma'am. Ma'am, can you please give an example of unstructured and undisguised observation? Yeah, I've told actually. Unstructured is like when you need to find the behavior of the student with respect to others. So that is unstructured. How would you know कि वो behavior क्या सा होगा? आप उसको कैसे define कर सकते हो? Is it clear क्या? Yes, ma'am. And ma'am, for undisguised? Undisguised is the one like जो रिस्पॉन्डेंट है उसको मालूम है कि वो ऑब्जर्वेशन के अंदर है. जैसे कि जो हाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, जो प्रैंकस्टर जो वीडियो बनाते हैं, जो प्रैंकस्टर्स वो वीडियो बनाते हैं, जो प्रैंकस्टर है जो प्रैंक कर रहा है उसको पता होता है कि वो प्रैंक कर रहा है, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डिसगाइज्ड बिहेवियर. वो जिस पे प्रैंक कर रहा है दैट इज अ पार्ट ऑफ अनडिसगाइज्ड बिहेवियर. अभी नहीं, सॉरी, आई थिंक आई हैव मेंशन्ड रॉन्ग. आई हैव जस्ट मेंशन्ड अपोजिट. डिसगाइज्ड वन इज अ हिडन वन, जिस पे प्रैंक हो रहा है, जहां पे रिस्पोंडेंट को पता नहीं होता है कि दे आर अंडर ऑब्जर्वेशन. जहां जो प्रैंकस्टर है उसको पता है कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो प्रैंक कर रहा है, तो ही इज अ पार्ट ऑफ अनडिसगाइज्ड ऑब्जर्वेशन. आई थिंक अब ये क्लियर होगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, आई थिंक आप जस्ट गिव एग्जांपल जहाँ पे आप सभी कोरिलेट भी कर सकते हो. इतने तो वीडियो देख रखे होंगे सभी ने, है ना? कभी ना कभी तो देखा ही होगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. करेक्ट. ओके, तो दीज आर द टाइप ऑफ ये ऑब्जर्वेशन मेथड्स. अब बोलोगे कि ऑब्जर्वेशन मेथड्स के क्या एडवांटेजेस है? We get to see the actual behavior of the participant. करेक्ट. और कुछ? मैम इकोनॉमिकल भी होगा. इकोनॉमिकल भी होगा. ठीक है, करेक्ट है.
इकोनॉमिकल, ठीक है, सम बाय सम मीन्स कह सकते हैं हम। एक्यूरेट होगा मैम और टाइम भी लेकिन ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन की सब्जेक्टिव रहेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सब्जेक्टिव तो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हो सकता है, बट हाँ ये रहेगा। और टाइम कंज्यूमिंग होगा कि नहीं, ये बताओ। टाइम कंज्यूमिंग होगा। यस मैम, टाइम कंज्यूमिंग होगा। वी हैव टू ऑब्जर्व समथिंग, तो हमें पता नहीं है कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो हो जाएगा, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो डेटा हमें मिल जाएगा, तो इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग। और यदि आपको ये चीज हमेशा समझनी है कि कोई भी चीज यदि टाइम कंज्यूम कर रही है तो वो किसी न किसी तरीके से मनी भी कंज्यूम करेगी। इज इट क्लियर? यस मैम। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में यदि टाइम ज्यादा लग रहा है तो आपका मनी भी ज्यादा लगेगा, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, टाइम इज मनी। तो फिर आपको ये समझना होगा कि दीज आर द लिमिटेशन और यू कैन से डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, कि आपका ऑब्जर्वेशन, आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो कब फुलफिल होगा ये आपको नहीं पता है व्हाइल ऑब्जर्विंग, तो दैट विल टेक यू मोर टाइम। और इफ टाइम इज देयर तो यहाँ पे पैसे भी लगेंगे, तो दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन मेथड इज मोर एक्सपेंसिव। और एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, टाइम और मनी के साथ जो ऑब्जर्वर है वो भी स्किल्ड होना चाहिए, वो भी ट्रेन्ड होना चाहिए कि वो सॉरी आपने उसको जो भी ऑब्जर्व करने के लिए रखा है, यदि आपने उसको ट्रेनिंग नहीं दी कि एग्जैक्टली इसको कैसे ऑब्जर्व करना है, तो वो कैसे कर पाएगा, बताओ, है ना? So there is some training needed, there is some skill part needed, that must be need for the observation। यदि उसको पता ही नहीं है कि इस वे में हमें ऑब्जर्व करना है, जिसको ट्रेन नहीं किया गया है, ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो वो फीचर्स को, वो रिक्वायरमेंट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स मेंशन करना पड़ेगा, वहां पे ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो दीज आर द टाइम लिमिटेशंस कह सकते हो या डिसएडवांटेजेस कह सकते हो ऑब्जर्वेशन मेथड्स के, कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इंफॉर्मेशन को गैदर करना ऑब्जर्वेशन के केस में। यदि आप ओपिनियन भी लेते हो तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, किसी को ओपिनियन लेना और उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि इट मे पॉसिबल कि वो गलत बता रहा हो, इट मे पॉसिबल कि थोड़ा सा एक्सटेंसिव वर्क है, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा आपको, इट मे पॉसिबल कि वो आपको कोई सुपरफिशियल डेटा दे रहा हो जिसका कोई रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तो यस, टू एक्सट्रैक्ट, टू गैदर एग्जैक्ट डेटा, रियल टाइम डेटा is a difficult task in observation methods। यदि आप इन जनरल ऑब्जर्वेशन में जा रहे हो तो ठीक है, चलेगा। ये जो सारे एरर्स है ना, ये वाले, ये ह्यूमन काइंड में ही डिफरेंट होते हैं, बट स्टिल ये एक थोड़ा सा एक्सटेंसिव डेटा है। फर्स्ट थिंग, जहां आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो उसपे क्या होता है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग को नहीं लेते हैं, क्योंकि मैंने उसमें ही मेंशन किया कि उसमें एक ऑब्जर्वेशन इज अ डिफिकल्ट टास्क। आप एक चलो एक एनिमल का एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल, आप डॉग के बिहेवियर को चेक करना चाह रहे हो कि वो गर्मी में कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के भी उस पर वो डिपेंड करेगा कि उनका उसकी जो ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो वो क्या डेटा क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। क्या पता वो डॉग ने आज अच्छे से खाना खाया हो, टेम्परेचर सेम हो तो उसने अलग बिहेवियर दिया, क्या पता वो मॉर्निंग से भूखा हो और टेम्परेचर भी सेम हो तो उसका बिहेवियर अलग हो गया। तो यस, इसमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना ऑब्जर्वेशन मेथड में थोड़ा सा टीडियस टास्क है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, और एक्यूरेसी भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, करेक्ट? And ma'am, there can be observer bias also. करेक्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो ऑब्जर्वेशन है
वो कई बार क्या मोस्ट केसेस में बायसिंग भी होती है। जो चीज हमें पसंद आती है ना उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब हमें तो ऑब्जर्वेशन करना है तो वी हैव टू कंसिडर एवरीवन इक्वली, वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू डू अ रैंडम सैम्पलिंग। बट हम क्या करते हैं, यदि ह्यूमन है या फिर कोई भी है, वो बायसिंग सेलेक्ट करता है, जहां उसको अपने पसंद की चीज दिखती है वहां हम चले जाते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये सारे हमारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। The next one we have interview method. I think I have already discussed, but yes, interview में आप क्या करते हो? By any means आप क्वेश्चन, आप टेलीफोनिक के थ्रू आप इंटरव्यू ले लेते हैं, ईमेल के थ्रू, ईमेल इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चनर जिसमें आप एक फॉर्म के थ्रू आप इंटरव्यू ले रहे हो। इंटरव्यू इज अ रियल टाइम क्वेश्चनिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू सेशन, जो हमारे पास है पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन। एंड क्वेश्चनर इज फॉर्म के फॉर्म में, गूगल फॉर्म के फॉर्म में या फिर सर्वे के फॉर्म में, मतलब एक प्री डिफाइंड जो डेटा के फॉर्म में हो क्वेश्चन, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चनर मेथड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा एवरीवन। यस मैम। कोई क्वेरी अभी तक की? कोई क्वेरी? गुड इवनिंग मैम। ओ वेरी गुड इवनिंग, टेल मी। मैम एक क्वेश्चन था मेरा कि हाँ, बताओ। जैसे आपने बताया कि हमने जब सैंपलिंग कर ली उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो दो, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो हम केवल सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड से जो है अपने ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव कर सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझाते हुए एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? आपने कोई रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है, ठीक है? आपने कुछ डिफाइन करा हुआ है। यदि आपने सिर्फ सेकेंडरी से डेटा कलेक्ट किया तो भी आपको कोई यूनिक इंफॉर्मेशन उससे एक्सट्रैक्ट करनी होगी। कोई आपको उसमें से कोई मेथड, कोई स्टेप्स, कोई प्रॉपर कंक्लूजन एक्सट्रैक्ट करना होगा। ये फर्स्ट स्टेप है। अभी एक्सट्रैक्शन के बाद भी आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव, आप अपने पीएचडी को अचीव नहीं कर सकते। आप उस एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन को आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम। जो इंस्टॉल एंड एक्सट्रैक्ट किया है, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है रियल टाइम में एंड मुझे ये रिजल्ट मिला है। और अब मैं कह सकती हूँ कि मेरा ये मेथड, जितने भी अभी प्रेजेंट मेथड है या फिर जितने भी मेथड डिजाइन है या मॉडर्न है, उससे ये बेटर है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। एक्चुअली मैम वॉइस थोड़ा कट रही है, वॉइस नहीं आ पा रही है। और मेरी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं फिर से समझाऊं? यस मैम, यस। ओके, हाँ देखो, मैं ये बोल रही हूँ आपको, जैसे आपने अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिया तो आपका ये कहीं ना कहीं कहना है कि यदि मैम मैंने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को किसी भी बाय एनी मींस सेकेंडरी डेटा से कंप्लीट कर लिया, अचीव कर लिया, तो क्या मुझे मेरी डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप यही कहना चाह रहे हो? इज इट क्लियर? यस मैम, यस। करेक्ट। तो अपना टारगेट ही होता है, जब हम रिसर्च में एडमिशन लेते हैं ना, तो हमारा टारगेट ही होता है किसी भी तरीके से हमारे नाम के पहले डॉक्टर लग जाए। ऑब्वियसली सभी का होता है, बट नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि यदि आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है तो सेकेंडरी डेटा से आप किसी चीज को कंक्लूड कर सकते हो। आप किसी चीज को कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूड, CLU है, ये D सा दिख रहा है, रिजेंबल कर रहा है, बट ये CLU, कंक्लूड कर सकते हो। उसमें कोई आप नया मेथड निकाल सकते हो, बट फॉर योर डॉक्टर डिग्री यू हैव टू इम्प्लीमेंट एंड मेंशन, यू हैव टू इम्प्लीमेंट and show. You have to implement and show, even you have to implement and compare. आपको मेंशन करके फिर दिखाना पड़ेगा कि रिजल्ट की देखिए, my result or my method is unique than anyone else. It's a novel work, so that I can proceed with the doctor degree. Is it clear? यस मैम, थैंक यू। Okay. Any other question is there? हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन है मैम।
बताइए। मैं माई सेल्फ अशोक कुमार मैम, और मैं इकोनॉमिक्स से बैकग्राउंड से हूँ मैम। तो मैम मेरा ये जानना है कि मैम जैसे कि मैं हम लोग हमारी मतलब मैम कोई की रिसर्च प्रॉब्लम है, मतलब मैम जो उसमें हम sorry, क्या रेशियो रखें। आप हेलो हेलो जी प्लीज आप दोबारा हेलो बताइए। मैम आवाज आ रही है? यस यस बताइए, आपकी आवाज आ रही हाँ है। करेक्ट। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैम हमारी जो रिसर्च है मतलब मैम उसमें मैम जो प्राइमरी डेटा होगा और मैम जो सेकेंडरी डेटा होगा मैम उसका मतलब क्या क्या मैम हम की रेशियो रखेंगे? क्या मैम ये अकॉर्डिंग टू हमारी रिसर्च प्रॉब्लम मैम ये आपका डिफर करेगी, वेरी करेगी? और या मतलब मैम कि हम जो कि मैम जो सेकेंडरी डेटा होगा, सेकेंडरी डेटा को मतलब मैम उसको हमें सपोर्ट करने के लिए ही मतलब मैम जो प्राइमरी डेटा हमने जो मैम जो कैटिक है उसको क्या हम सपोर्ट करने के लिए उसको हम यूज करेंगे? क्या इससे रेशियो रहना चाहिए? मैं अंडर रिसर्च है, तो आई डोंट नो आप में से कुछ लोगों ने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया होगा और कुछ लोगों ने ऑब्जेक्टिव नहीं डिफाइन किया होगा। इज इट क्लियर? या फिर किसी ने अभी नहीं किया है? मैम नॉट क्लियर मतलब मैम मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कोई मुझे बता दो, कोई बता। मैम आवाज आ रही है, मैम आवाज आ रही है। ओके ठीक है, आई एम ऑडिबल ना? ओके थैंक यू। तो जब आप रिसर्च में चले गए, जो आपने रिसर्च में, तो आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है। तो के लिए आपको सेकेंडरी डेटा की जरूरत पड़ेगी, डेटा की जरूरत पड़ेगी, टेक्निकल डेटा की जरूरत पड़ेगी, आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत भी हो सकती है। ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब है सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करने का मतलब है यदि आप कोई आप रियल टाइम में कोई इन्वायरमेंट देख रहे हो और आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको अपने इस प्रॉब्लम को अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव में मेंशन कर सकते हो कि वी विल फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो दैट will be a part of your observation, secondary data collection and observation, जो आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रहे हो। अब जब आपने एक बार रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दी, तब आपको क्या करना है, आपको प्रोसेस, आप एक हाइपोथेसिस मतलब एक आप डिजाइन करते हो, इधर हाँ और ना में होता है उसका आंसर, आप उसको डिजाइन करते हो कि ये होगा या नहीं होगा, फिर आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो, फिर आप रिजल्ट पे जाते हो, फिर आपको लगता है नहीं मेरा रिजल्ट तो काम आ ही नहीं रहा, फिर हम अगेन हाइपोथेसिस पे आते हैं, अगेन हम दूसरे स्टेप को फॉलो करते हैं, फिर से हम प्रोसेस और रिजल्ट को करते हैं, और रिजल्ट यदि मेरा ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर देता है, देन वी कैन प्रोसीड विद द रिपोर्ट पार्ट, मतलब जो आप थीसिस कहते हैं हम लोग, थीसिस पार्ट। तो अब क्या हो गया, अपने को जब ये प्रोसेस को, अपने को प्रोसेस जब डिफाइन करना है, तो अगेन वी नीड अ सेकेंडरी डेटा, अगेन वी नीड अ सेकेंडरी डेटा। बट उस प्रोसेस को जब डिफाइन कर दिया, तो उसको परफॉर्म करके रिजल्ट निकालने पे वी नीड अ प्राइमरी डेटा। यहाँ पे आपको प्राइमरी डेटा की जरूरत पड़ेगी, यहाँ आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, यहाँ पे आपको खुद एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको खुद कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। ओके मैम क्लियर। एवरीवन? Ma'am, I have a question. Yes, ma'am. हाँ पूछो, बताइए। Ma'am, as you have said that questionnaire is a qualitative form of data. But ma'am, there are questionnaires where we can quantify also. So, and we have closed-ended questions in questionnaire at times. So, won't it be a quantitative data collection also? No. You have a close end question in the questionnarization, correct? But वहां पे स्केलिंग होती है, मतलब that will be a part of qualitative only, जहाँ पे आप यदि आप उसको क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पे हमने रेफरेंस के लिए स्केल मेंशन किया होता है, समझा क्या? यू आर हैप्पी ऑन द स्केल ऑफ 10 आप मेंशन कर सकते हो, हाँ आई एम हैप्पी 9 स्केल पे, बट इन रियल लाइफ कोई हैप्पीनेस की स्केल नहीं है ना, इज देयर एनी यूनिट फॉर द हैप्पीनेस? इजंट इट? समझा क्या?
Yeah, ma'am, it's because as I'm from psychology background, and most of the emotions and most of the behaviors we do quantify, and we Yes, do you take. do quantify. Let me clear. You do quantify for the representation purpose. At the last we do quantify the data so that the comparison is easy. We do quantify the data so that we can represent it in the form of graph for the better representation part. We do quantify the data. We always quantify the data, but the raw data is not quantified. The raw data is qualitative data. Okay, thank you, ma'am. Getting the point? Yes, Yes, ma'am. we are only talking about the raw data. Raw data in the sense that the primary data is known as raw data, but उस respect में नहीं. The initial data you are taking ना, you are extracting ना, that is a part of that should be a part of qualitative and quantitative. And the extraction of the data, first step is extraction is either in the form of quantity, then that is a part of quantitative data. And if it is in terms of generalized information, for example, if you consider the behavior of someone, you will have to mention it. You have to write a subjective content. So that will be a part of qualitative data. We do quantify everything. To define a method. We do quantify everything to make it for easy calculation. We do quantify everything for the better representation. I hope clear, everyone. Yes, ma'am. Ma'am, Yes, I ma'am. wish to add on it, ma'am. Ma'am, yes, ma'am. Emotions are not quantitative, मतलब ma'am, but emotions can be measured, ma'am, in the term of degree. जैसे कि मैम की we can say मैम की डिग्री ऑफ हैप्पीनेस कितना है, इसी के बेस हाँ, पे कह मतलब मैम हम सकते लोग फिर जो फिर ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स रेफरेंस के रिस्पेक्ट में. रेफरेंस जी, करेक्ट ओके करेक्ट. जी मैम. हाँ. जब हमने किसी भी चीज को हम क्वांटिटेटिव करते हैं ना, तो हम एक रेफरेंस स्केल यूज करते हैं हमेशा. मतलब किसी भी नॉन क्वांटिटेटिव डेटा को, किसी भी जनरल डेटा को यदि हम कभी भी क्वांटिफाई करते हैं, तो हम उसको किसी रेफरेंस स्केल के रिस्पेक्ट में मेंशन करते हैं. ठीक है? Yes, ma'am. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Okay, I think it's for this enough for the, is it okay, everyone? Yes, ma'am. Okay, thank you, everyone. Thanks for Thank you, ma'am. Thank you.